ये तो मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाने, ये पहले तक तो ये थी नहीं तजवीज़ में कहीं पे भी मुज़ाकरात में कि वो अमेरिका मुंतकिल करें। तो अभी आपको लग रहा है कि ये मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं या अभी भी डराना धमकाना और उसी स्टाइल में रहना चाहते हैं, दबाव ही बढ़ाना चाहते हैं, मुज़ाकरात की तरफ सीरियस नहीं? अब देखें ना, 10 ईयर्स 20 ईयर्स से एकदम से जी अमेरिका मुंतकिल करे, ये आ गया बात। फिजा, ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ पोस्चरिंग और बार्गेनिंग लिवरेज के तौर पे ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं कि स्टार्ट आप अमेरिका से करें, फिर आईएई पे एग्रीमेंट हो जाए। अगर आप पहले दिन से ही कहें कि आपकी मर्जी से हम कर लेंगे तो फिर एग्रीमेंट आमतौर पर नहीं होता। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी एक विक्ट्री दिखानी है कि हमने आईएई के हवाले किया। तो आई थिंक बार्गेनिंग टूल के तौर पर वो अमेरिका से शुरू करते हैं या इतनी सख्त शराइत रखते हैं कि बाद में जब आपको लगे तो आपको लगे कि हमने इतना मजबूर कर दिया अपने लोगों को, वो कह सकें इलेक्शन के दौरान कि हमने इस हद तक ईरान को स्क्वीज किया कि उसने हमारी ये बात मान ली और ये बात मान ली। तो आई थिंक ये बार्गेनिंग चिप होता है। देखिए, इस वक्त इस रिच यूरेनियम की डिस्पोजल करना जरूरी है, कि जगह जरूरी नहीं है कि कौन करेगा। मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया का जिस पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए वो आईएई होनी चाहिए। तो उसी को हवाले करें, वो मेथोडोलॉजी करें और वो एक सर्टिफिकेशन इशू कर दे कि हमने कर दिया डिस्ट्रॉय। तो आई थिंक सबसे सेफ वही तरीका है, बजाय हम इसको मैटर ऑफ ईगो या फॉल्स प्राइड के सेंस में इसको लें कि ये मैंने किया है या उसने किया है या उसको नीचा दिखाया या उसको नीचा दिखाया। काबिल एहतराम खालिद भाई, हमने देखा कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो ज़रा कमज़ोर है, वो दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप ज़रा ट्रंप को देखें, ट्रंप साहब कहते हैं हमने तो उनकी एयरफोर्स बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, लेकिन फिर भी जहाज़ हमें नज़र आते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट करें, ईरान के पास एयरफोर्स के हवाले से क्या है, जंगी जहाज़ कितने होंगे, क्या वो इस कैपेसिटी में हैं या बिल्कुल फारग? ट्रंप ठीक कहते हैं, आप एग्री हैं उनसे? खालिद साहब नहीं, एयरफोर्स तो बट साहब उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था अपनी एयरफोर्स पर। उसकी एक वजह भी है, मैं उसको जस्टिफाई भी करता हूं, ऑल्दो मेरा डिफरेंस भी है, लेकिन मैं फिर उसके अंदर एक पॉजिटिविटी भी देखता हूं। देखिए, एयरफोर्स उनको बनानी चाहिए थी। हमने देख लिया पिछले कई सालों में कि एयर पावर के बगैर आप जंग शुरू कर सकते हैं, जीत नहीं सकते। लड़ना भी होता है, जीतना भी होता है। एयर पावर इतनी इंटेग्रल पार्ट बन चुकी है। एयर पावर का मतलब मैं सब ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, लॉइटरिंग मिशन, किलर ड्रोन्स, सबकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ फाइटर जहाज के सेंस में इसको ना लें। एक बात। दूसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एयर पावर उनकी यूज कहाँ होती। एक एयर डिफेंस, वो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर देने थे पहले दिन अमेरिका ने आके, तो वो जहाज कैसे कहां से टारगेट ढूंढते, नंबर वन। मैं अब डिफेंस में कह रहा हूं। दूसरा, उन्होंने जब एयरफोर्स इस्तेमाल करनी है, जैसे अमेरिका इजराइल करता है, तो वो क्रॉस कंट्री करता है, यानी इजराइल से जहाज टेक ऑफ करते हैं या यूके से करते हैं, वो ऑल द वे रिफ्यूलिंग करते हुए ईरान पर हमलावर होते हैं। तो आप जरा विजुलाइज करें कि ईरान की एयरफोर्स अगर वायबल होती भी, जो कि इनके पास सिर्फ 2 जहाज हैं, मेनली F4 फैंटम है जो शाहरान के जमाने में, और F14 है वो भी शाहरान के जमाने में, दोनों अमेरिकन ओरिजिन के हैं। MiG-29 इन्होंने लेने की कोशिश की थी, उनकी भी स्पेयर पार्ट्स सप्लाई का मसला है। लेकिन मैं आता हूं कि क्यों नहीं इन्होंने फोकस किया। वो इसलिए फोकस नहीं किया कि जिस तरह एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए अमेरिकन और इजरायली जहाज आ पहुंचते हैं ईरान तक, आप ये जरा विजुलाइज करें कि इजराइल तक रूट में, रास्ते में ईरान के इराक आता है, सीरिया आता है, जॉर्डन आता है, ये रूट बनता है। तो आया किसी ने इजाजत देनी थी जॉर्डन, सीरिया, इराक में से इनको गुजर के वहां पहुंचने की? नहीं देनी थी। और अगर नहीं देनी थी तो इनकी एयरफोर्स वैसे ही वायबल ना रहती। तो आई थिंक इस वजह से आपने नोट किया कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, अनमैन्ड, इन चीजों पे ज्यादा जोर दिया बजाय इसके मैन्ड फाइटर जहाजों पर करते। तो आई थिंक मेनली उनकी कामयाबी भी अभी ज्यादातर जो आप देख रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन है ही ड्रोन्स और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की और हाइपरसोनिक मिसाइल्स से उनको ये डिस्ट्रक्शन देके। और अगर ये तमाम तजुर्बात जो वो कर रहे थे चिश्ती साहब, क्या ये मुज़ाकरात के बाद भी वो जारी रख सकेंगे? क्योंकि जिस तरीके से यूरेनियम की बात आ रही है या मिसाइल टेक्नोलॉजी को मुकम्मल वो कह रहा है कि इसको तर्क कर दे और ये हवाले कर दे, ईरान इस बात पर तो कभी भी नहीं मानेगा कि ये उसका हेल्पिंग हैंड है और ये इसी की वजह से तो वो पावरफुल प्ले कर रहा है इस टाइम तक स्टिल। और अमेरिका की जैसे डिमांड है कि उसको छोड़ना पड़ेगा हर चीज़ को। तो ये क्या तजुर्बात, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ईरान रेडी होगा या सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल की हद तक निगोशिएशन पावर के लिए अमेरिका यूज़ कर रहा है? फिजा, बुनियादी तौर पर ये बहुत चैलेंजिंग है और अमेरिका और इजराइल के सबसे ज्यादा डाइवर्जेंट भी इसी चीज पे है। डाइवर्जेंस जो है वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि एनरिच यूरेनियम को वॉर ट्रॉफी के तौर पर समझे, लोगों को दिखा दे कि मैंने एनरिच यूरेनियम ले ली है या कब्जा कर लिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, जो भी। इजराइल की नंबर 1 प्रायोरिटी रिच यूरेनियम नहीं है, उस वजह से कि वो समझता है कि अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी ले, इसके पास मिसाइल और डिलीवरेंस सिस्टम नहीं होना चाहिए। वो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक के अंदर अगर वॉर हेड न्यूक्लियर लगा के भेजा तो इजराइल तो टारगेट हो सकता है। तो इजराइल की टॉप प्रायोरिटी ये है कि वेपन हो या ना हो,
इसके पास डिलीवरेंस मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। देखिए, दुनिया में जब कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करता है तो उसने एक ही दफा अपने मुल्क में धमाका करना होता है, बाकी उसने धमाके प्लान किए होते हैं अपने बॉर्डर से बाहर। उसके लिए उसको डिलीवरी मैकेनिज्म चाहिए होता है। इंडिया पाकिस्तान में फाइटर जहाज है, इतना करीब डिस्टेंस है कि फाइटर जहाज पहुंच सकते हैं। हमें नहीं चाहिए उस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। लेकिन ईरान तो एक ही चॉइस है उसके पास, उसके फाइटर जहाज नहीं जा सकते इजराइल तक। तो वो समझता है कि डिलीवरेंस मैकेनिज्म वही मिसाइल्स हैं, क्रूज, जो इजराइल चाहता है कि किसी सूरत में इनके पास ना हो। आई थिंक ये डाइवर्सिफिकेशन है। काबिल एहतराम खालिद भाई, फिजा शायद ब्रेक पे जा रही है, जाते जाते मैं एक छाप सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा। आपने हरमस पे आप देख रहे हैं कि दोबारा बंदिश है और फायरिंग है और भारतीय जहाज जो है वो भाग रहे हैं वहां से दुम दबाकर। अमेरिकी जहाज कह रहा है कि 15 मिनट का मार्जिन दे दो और फिर वो भी रिवर्स हो जाता है। भारत जो है ये जेली ऑपरेशन करने का कमाल रखता है। मुझे लगता है कोई ना कोई शरारत होने वाली है। मेरा इसको आप कह लें मैदान कह रहा है कि जिस तरह ये अब रशिया की तरफ भाग रहा है, अब नए हरमस की तरफ से भाग रहा है, तो ये कुछ गड़बड़ होने वाली है। आपकी क्या राय है खालिद भाई? देखिए, इंडिया का तो देख लिया ना मैंने। पहले सवाल के जवाब में जो फिजा ने पूछा था तो मैंने अर्ज किया कि वो बहरी जहाज आपने वहां से डंप कर दिया और उसको तबाही से दुचार करवा दिया। नेतन्याहू 26 फरवरी को तेल अवीव पहुंचते हैं, 28 को अमेरिका हमला कर देता है, 48 से भी कम घंटों के अंदर। वहां जाकर वो कहते हैं कि वो फादर स्टेट है, इंडिया मदर स्टेट है। फिर वो वहां जाके नेतन्याहू को कहते हैं कि तुम्हारी पेन हमारी पेन है। जब आप नेतन्याहू की पेन को ओन करेंगे तो फिर फलस्तीनियों की और गाजा की पेन तो ओन नहीं कर सकते। बिल्कुल तो वो पेन आप इकट्ठी तो नहीं करेंगे। तो आपने वो डंप की, वो डिसओन की पेन फलस्तीनियों की, जो 78 सालों से इंडिया ओनरशिप देता था। और मैं कई दफा कहा, माजरत अगर मैं रिपीट करूं, तो ये वो इंडिया है जो मिसेस इंदिरा गांधी ने अपने ट्रूप्स वियतनाम जंग में 1954 से 1975 तक जो जंग हुई थी, 21 साल मिसेस इंदिरा गांधी ने कहा था हमारे ट्रूप्स नहीं जाएंगे क्योंकि अनजस्टिफाइड वॉर है। फिर आ जाते हैं 2003, सदाम हुसैन को जब टॉपल करना था, अमेरिका ने कहा इंडिया को कि अपने ट्रूप्स भेजें। अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, उन्होंने कहा नहीं भेजूंगा क्योंकि अनजस्टिफाइड वॉर है। ये पीएलओ जो यासिर अरफात साहब थे वो इंडिया के ज्यादा करीब थे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ढूंढने के लिए कि वो बहुत करीब थे इंडिया के। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने डंप किया इस वक्त अपनी दोस्ती फलस्तीनियों की थी और नेतन्याहू को चॉइस किया। जब आपने नेतन्याहू को चॉइस किया तो मेरे ख्याल ईरानी मुझसे तो कहीं ज्यादा समझदार है, सब कुछ उनको समझ आ गए। रेस्ट इज हिस्ट्री। और फिर ईरान तभी तो उनको तेल और सब मामला, तिजारती मामला से भी बहुत वो खफा हो गए थे। बस इसी वजह से बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यही बात है, हम तो विश कर ही रहे हैं कि अगर तो मोर देन वेलकम इस्लामाबाद के अंदर अगर स्टेज सज रहा है और ये लोग आ रहे हैं और हम लोग मुज़ाकरात करवा रहे हैं, हम तो मोदी को भी कहेंगे, इन्विटेशन देंगे, आए बैठे देखें मेहमान नवाजी क्या होती है। खाली चाय नहीं, चाय से ज़्यादा भी इस बार आपको कुछ खिला पिला के भेजेंगे।